माय डियर स्टूडेंट, आज हम दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कुछ एग्जाम से संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से एलएलबी से संबंधित जो भी कंपटीशन होते हैं उनकी दृष्टि से भी एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। आप ध्यान से इनको सुने और समझें। वारंट मामले से अभिप्रेत है मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 2 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास, जो धारा 2 वा के अंतर्गत आता है। किसी अपराध का जमानती अपराध के रूप में दर्शाया गया, इसका ऑप्शन बी सही है। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है दा प्रा दा प्रा सा की प्रथम अनुसूची। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग कितना दंडादेश देने के लिए सशक्त है? तो इसका सी ऑप्शन सही है। 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों, धारा 29(3) के अंतर्गत आता है। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंडादेश दे सकता है? तो जो मजिस्ट्रेट है ये कितना दंडादेश दे सकता है? तो आंसर इसका बी सही है। 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना जो किसी भी राशि का हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, ये धारा 29(1) के अंतर्गत आता है। कौन से पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है जिस पर संघ के सशस्त्र बलों से भाग जाने वाला होने का संदेह है? इसका ऑप्शन डी है, कोई भी पुलिस अधिकारी हो सकता है। आंसर डी धारा 41 के तहत आता है। यदि अभियुक्त द्वारा कथित तौर पर कारित अपराध मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडनीय हो तो गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी उस अभियुक्त की, ये ऑप्शन सही है, मृत्यु भी कारित कर सकता है। ये धारा 46(3) के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन सी सही है, कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराधी को भारत में कहीं पर भी गिरफ्तार कर सकता है। यह धारा 42, 43, 44 के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है या सत्य है? तो इसमें से सी ऑप्शन असत्य है। गिरफ्तारी वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक जिस व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है उसे कारावास में निरुद्ध नहीं कर दिया जाता है। जब तक उसे कारावास में निरुद्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक यह धारा 70 के अंतर्गत आता है, जो ये कथन असत्य है। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन कोई मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में किसी स्थान की तलाशी लेने के लिए निर्देश दे सकता है? तो इसका धारा 103 यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर ये सही है, 93 धारा। निम्नलिखित अपराधों में से किस अपराध के लिए एक दोष सिद्ध व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए बंध पत्र निष्पादित करने के लिए सेशन न्यायाधीश या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिया जा सकता है? इसका आंसर डी सही है। धारा 106 के अंतर्गत आपराधिक अभित्रास, रिष्टि, हमला अथवा और आपराधिक बल का प्रयोग। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार नहीं है? तो प्रयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। विवाहिता पुत्री जिसका पति बेरोजगार है वह स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। दूसरा सहोदर भाई, सी तलाकशुदा पत्नी जिसने अपना पुनर्विवाह कर लिया हो, उपयुक्त सभी, ये धारा 125। ऐसा कौन सा न्यायिक निर्णय है जिसके कारण संसद द्वारा मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया है? तो ए मोहम्मद अहमद खां बनाम साहिबानो बेगम। कार्यपालक मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है यदि, इसका बी ऑप्शन सही है, वह अपना समाधान नहीं कर पाता कि उस समय पक्षकारों में से किसका कब्जा विवादित विषय वस्तु पर था। तो धारा 146 1 के अंतर्गत आता है। प्रथम सूचना के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ये ऑप्शन है, इसे सदैव लिखित होना चाहिए, ये भी कथन गलत है। इसकी प्रतिलिपि सूचना देने वाले को निःशुल्क दी जा सकती है, ये भी कथन गलत है। संज्ञेय के साथ असंज्ञेय अपराध घटित हो तो सूचना पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक निम्नतर किसी पुलिस अधिकारी को नहीं दी जाएगी, ये भी गलत है। यानी 4 ऑप्शन इसके गलत हैं, जो धारा 154 के अंतर्गत आता है। जहाँ किसी प्रकरण में जिसके बारे में प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई है का एक अपराध संज्ञेय है एवं दूसरा अपराध असंज्ञेय है तो संपूर्ण मामला क्या है?
आंसर दूसरा धारा 154 के तहत संज्ञेय माना जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत लेखबद्ध किए गए कथनों का पर कथन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर नहीं कराए जाएंगे? तो आंसर बी धारा 162। दक्षिण प्रक्रिया संहिता में धारा 164 के अधीन अभियुक्त और साक्षी के क्या अभिलिखित करने की विशिष्ट प्रक्रिया उल्लिखित की गई है? तो इसका डी सही है। अन्वेषण के दौरान किसी भी महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई अभियुक्ति की संस्वीकृति अथवा साक्षी का कथन है। यह धारा 164 के अंतर्गत आता है। यदि कोई सक्षम मजिस्ट्रेट अभियुक्त की संस्वीकृति लेखबद्ध करने के पूर्व उसे शपथ दिलाता है तो ऐसा संस्वीकृति युक्त कथन, इसका ए सही हो जाएगा, अविधिक होकर साक्ष्य भी अग्राह्य होगा। ये धारा 164 के अंतर्गत आता है। 2 वर्ष या अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों को किससे संबंध है? 2 वर्ष या अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों का संबंध किससे? तो इसका आंसर भी है वारंट मामलों से, धारा 2 भाग के अंतर्गत आता है। वारंट मामले से क्या अभिप्रेत है? तो इसका आंसर यही सही है। ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है।